कम से कम जी न्यूज़ को मोदी जी की 100 योजनाओं में से 2 योजना तो गलत लगती। वो ये तो बताते कि 2 चीज़, चलो ये खराब है जी, ये खराब है, इन्होंने ये गलत कर दिया, लेकिन मोदी जी की 100 योजनाओं में से 2 योजना भी जी न्यूज़ को गलत नहीं लगी। पहली बार एनडीटीवी में जब रवीश कुमार जी थे, रवीश कुमार जी अभी जो स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं, उनको मोदी जी की 100 योजनाओं में से 2 योजना भी अच्छी नहीं लगी। पत्रकारिता एक आग है, पत्रकारिता एक ऊर्जा है, पत्रकारिता एक जिजीविषा है, पत्रकारिता वो प्यास है जिससे हम समाज के पिछड़े और हाशिए में पड़े लोगों की आवाज़ बुलंद कर सकते। क्योंकि मिशन समाप्त तो पत्रकारिता समाप्त से बचा क्या? मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, पत्रकारिता तो आज के समय में शून्य है। वो आप लिस्ट देंगे हमें कि वो 60% में कौन कौन से चैनल हैं जिनको प्रशांत महासागर में डुबो देना चाहिए, और 40% में ऐसे कौन कौन है जिन्हें हम बचा करके रखें, सजो करके रखें। अगर आलोचना नहीं होगा, दुर्भाग्य है कि आलोचना करने वाले को तो सरेआम गोली मार दी जाती है। हम पत्रकारिता को माने क्या? गांधी जी का स्टेटमेंट है कि जर्नलिज्म इज अ सर्विस, पत्रकारिता सेवा है। और जबकि जितने भी विश्वविद्यालय हैं वहाँ पढ़ाया जाता है एज अ प्रोफेशनल कोर्स, व्यवसायिक कोर्स की तरह से पत्रकारिता पढ़ाया जाता है। अगर ये व्यवसायिक कोर्स है तो हम इसे सेवा माने कि ना माने? फिर तो सर ने कहा कि ये कभी मिशन के रूप में शुरुआत हुआ ही नहीं, व्यवसाय हुआ, कारवां बढ़ता गया और फिर ये मिशन बाद में बना। आप कतई समाज सुधारक नहीं हो, आप कैटालिस्ट हो। आपके रिपोर्ट से समाज में सुधार होता है। आप क्रांति के और आप एक नए सूत्रधार के सूर्योदय और वाहक हो, आप समाज सुधारक नहीं हो। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अखिलेश है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और ये द न्यूज़ वाला नेटवर्क का खास सीरीज है करियर वाला, जहां बात करेंगे आपके करियर से रिलेटेड। आखिर आपका भविष्य बनेगा कैसे? भविष्य की चिंता सभी को है, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा फील्ड है जिस फील्ड में भविष्य बनेगा कैसे ये भी सवाल होता है। सपने बहुत होते हैं, लेकिन जब बच्चा पढ़ाई करता है तो कई बार कंफ्यूज हो जाता है। तो वो कंफ्यूज ना हो, इसलिए आज हम बात करने वाले हैं पत्रकारिता की। पत्रकारिता एवं जनसंचार आपने सुना होगा, एडमिशन लेते होंगे, पढ़ाई करते होंगे, और आप भी चाहते होंगे कि टेलीविजन की दुनिया में आप भी जाएं, आप भी ऐसे बैठ करके सवाल करें। तो आखिर वो सब चीज़ें आएंगी कैसे और कैसे आप बेहतर काम कर पाएंगे, इन सभी विषयों को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ आज हमारे मेहमान उपस्थित हैं डॉक्टर रमेश कुमार पाठक जी, जो कि कॉलेज ऑफ मीडिया स्टडीज़ जो कोर यूनिवर्सिटी में है, आप उसके प्रोफेसर एंड डीन हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। जी धन्यवाद। और आपसे सर सवाल यही है कि सबसे पहले हम जब बात मैंने किसी और से भी किया था इस विषय को लेकर के, पत्रकारिता का मतलब आप कैसे देखते हैं? पत्रकारिता को कैसे हम डिफाइन करेंगे लोगों के लिए? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, नमस्कार आपको। पत्रकारिता विषयक जो मुद्दे हैं उस पर बहुत सारी भ्रांतियां हैं समाज में। सबसे पहले अध्ययन अध्यापन का स्तर पर अगर हम शुरुआत करें जी, तो हम ये पाते हैं कि पत्रकारिता में हम बच्चों को एक शिक्षा पद्धति की ओर, जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल पैटर्न है, उस पर हम बच्चों को ले जाते हैं, जो बिल्कुल ही गलत है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि पत्रकारों की ट्रेनिंग होती है, पत्रकारों को शिक्षा नहीं दिया जा सकता। हालांकि जो शिक्षण की पद्धति है वो जीवन पर्यंत है, उससे कोई भी इनकार नहीं करेगा। लेकिन जो प्रोफेशनल कोर्सेस हैं उनमें बच्चों को हम ट्रेनिंग देते हैं, और जब से उन्होंने उस पाठ्यक्रम में इनरोल कर लिया तब से हम उनको प्रशिक्षु पत्रकार मान लेते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जो नियमावली है और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को लेकर जो उनके विचार पूरे देश में है, वह इस प्रोफेशन के दृष्टिकोण से सटीक नहीं बैठता। चूँकि मैं ओल्ड स्कूल का व्यक्ति हूँ, ओल्ड स्कूल ऑफ जर्नलिज्म मैंने किया है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जी। और मेरे गुरु प्रोफेसर बलदेव राज गुप्त, जो अभी भी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो प्रेस काउंसिल के सदस्य हैं, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के, और उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत सारे सुधार किए हैं। और मैंने जो भी पत्रकारिता का पहाड़ा सीखा अपने गुरुदेव से ही सीखा। उसके बाद डॉक्टर शिशिर बसु के सानिध्य में मैंने काम किया। वो कहते थे कि ये वैसा मंच है जहाँ पर राजीव शुक्ला भी बैठते थे। जिस बेंच पर मैं बैठा करता था काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, यहाँ पर कुलदीप नैयर भी आते थे पत्रकारिता पढ़ाने के लिए। तो बड़े बड़े लोगों के सानिध्य में रहा, तो एक अनुभव के आधार पर मैंने सीखा। एक बार काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हमारा विजिट था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में,
तो वहाँ पर प्रभास जोशी उस समय में जीवित थे और श्रीमान जोशी जी के बहुत सारे शिष्य तमाम चैनलों में हैं। तो मैंने जोशी सर से पूछा था कि आज़ादी से पहले पत्रकारिता एक मिशन था, आज व्यवसाय हो गया, इसको आप कैसे देखते हैं? तो सर ने कहा कि ये कभी मिशन के रूप में शुरुआत हुआ ही नहीं, व्यवसाय हुआ, कारवां बढ़ता गया और फिर ये मिशन बाद में बना। नहीं, पहले व्यवसाय ही शुरू हुआ था। इन्होंने कहा लोग व्यावसायिक दृष्टिकोण से, देखिए जेम्स, हम पत्रकारिता को पढ़ाते हैं बच्चों को, विलियम बोल्ट और जेम्स अगस्टस हिकी की पत्रकारिता, बिल्कुल, ये दोनों ही व्यावसायिक थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के थे। चाहे वो विलियम बोल्ट थे जिन्होंने कंसिडरेशन ऑफ इंडियन अफेयर्स लिखा, चाहे जेम्स अगस्टस हिकी जो बंगाल गैजेट, कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर या हिकीज गैजेट, इनका दृष्टिकोण था आलोचनात्मक ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, लेकिन ये कुछ धनोपार्जन भी करना चाहते थे। नहीं, मुख्य उद्देश्य उनका धनोपार्जन था या दोनों था। क्रिटिक ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति नाराजगी भी थी और धनोपार्जन भी था। लेकिन बाद में लोगों को लगा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई कर्मचारी पत्रकारिता विषयक मुद्दों पर आवाज उठा सकता है तो क्यों ना भारतीयों में भी ये जिजीविषा जागे। तो फिर कई आगे पंडित जुगल किशोर शुक्ल, और उस समय में मैं बताऊं, उस समय पंडित जुगल किशोर शुक्ल को अंग्रेजों ने इतनी यातना दी, उनकी प्रिंटिंग प्रेस को सीज कर लिया गया और अंतिम एडिशन में उन्होंने आज दिवस लो उग चुकियो, मारतंड उदंत, अस्ताचल को जाता है दिनकर दिन अब अंत, और कलम को उन्होंने तोड़ दिया। कारण कि उदंत मारतंड उनके अखबार का नाम था, और कलम को तोड़ा, यानी कि आज से उदंत मारतंड अस्त हो गया। तो पत्रकारिता व्यावसायिक और एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण से शुरू हुई, लेकिन बाद में जब ये कारवां बढ़ा तो ये मिशन बन गया। और ये मिशन आप देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन काल में 4 अखबार निकाले। दक्षिण अफ्रीका के डरबन के फिनिक्स फॉर्म से उन्होंने इंडियन ओपिनियन निकाला, हरिजन, नवजीवन, यंग इंडिया, और जो भी राजनीतिज्ञ होते थे, आप देख लीजिए उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड निकालते थे, अभ्युदय और लीडर जैसे अखबार मदन मोहन मालवीय जी निकालते थे, बाल गंगाधर तिलक, मराठा और केसरी, जो भी राजनीतिज्ञ थे पत्रकारिता विषयक मुद्दों से जुड़े थे, संपादक थे और कलम चलाते थे। और फिर अंततः परिणति हुई हमारी आज़ादी 15 अगस्त 1947। हाँ, तो जब आज़ादी मिली तो वो उस तरीके के पत्रकार मिशन तो भी खत्म हो गया सर, क्योंकि आज़ादी जब हमें लेनी थी तो हमारा मिशन था कि हमें आज़ादी लेनी है, और जब आज़ादी मिल गई तो फिर मिशन खत्म हो गया। फिर क्या शुरू हुआ? देखिए, आज़ादी के बाद भी ऐसा कहना उपयुक्त नहीं होगा। फिर क्या पत्रकारिता समाप्त हो गया? क्योंकि मिशन समाप्त तो पत्रकारिता समाप्त से बचा क्या? मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, पत्रकारिता तो आज के समय में शून्य है। आज के ये मैं बेबाक आपके चैनल पर निर्भीक रूप से बोल रहा हूं, क्योंकि जो मूल पत्रकारिता थी वो बाबूराव विष्णुराव परारकर जी की थी, जो आज के संपादक थे, मदन मोहन मालवीय जी की थी, महात्मा गांधी जी की पत्रकारिता मूल थी, उसके बाद गणेश शंकर विद्यार्थी जी की पत्रकारिता थी, जो मूलभूत सिद्धांतों पर निहित था, जिसमें समाज के सभी वर्गों को, सर्वहारा वर्ग को संरक्षण दिया जाता था। आज की पत्रकारिता में आप देखेंगे, जिसको लेकर प्रेस कमीशन 1 और प्रेस कमीशन 2 ने भी काफ़ी इस पर अपनी चिंताएं व्यक्त की थी कि एक जैसे, हालांकि किसी का नाम लेना यहाँ उचित नहीं है किसी उद्योग घराने का, लेकिन आप देखिए जो पत्रकारिता का कंसंट्रेशन एंड मोनोपोली है, एक समूह 40-40 अखबारों का स्वामित्व रखता है। आप दक्षिण चले जाइए, वहाँ से लेकर और उत्तर तक, कल्पना कीजिए कि ये अगर किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक हैं और इनका करोड़ों का जनमानस में जनाधार और सर्कुलेशन पैटर्न है, ये व्यापक पैमाने पर उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक जनमत निर्माण कर देते हैं। भले ही वो जनमत गलत हो, भले ही उस पॉलिटिकल पार्टी का 5 साल का कार्यकाल प्रदूषित रहा हो, उसके बावजूद भी ये ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं कि कार्यकाल, और लोग उनको अनुकरण करते हैं। तो पत्रकारिता तो कहीं नहीं बची। आज प्रेस कमीशन 2 ने यहाँ तक कहा था कि राइट टू प्राइवेसी का सम्मान किया जाएगा, आर्टिकल 21 जी। आज के डेट में देखिए, राइट टू प्राइवेसी, उसका मतलब ये कतई नहीं है कि किसी के बेडरूम में आप माइक लेके चले जाएं। उसका सम्मान है, हर व्यक्ति की निजता का सम्मान है, हर व्यक्ति की गोपनीयता का सम्मान है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जहां लागू होगा उसका सम्मान है, कॉपीराइट एक्ट का सम्मान है। लेकिन आज स्टिंग ऑपरेशन के नाम पर क्या हो रहा है? कुछ भी।
स्टिंग ऑपरेशन का नाम पर हम जाते हैं और उसमें कुछ भी हम रिपोर्टिंग करके अपने चैनल में 24 घंटे और उसका उद्देश्य है सिर्फ विज्ञापन से लाभ कमाना। पत्रकारिता, आज हम एंकर को पत्रकार मानते हैं। दुर्भाग्य ये है जो एंकरिंग कर रही होती है वही उसी को हम बड़ा पत्रकार मानते हैं, और उसमें इतना अहंकार, इतना घमंड कूट कूट के भरा है, सामने वाले को तुच्छ समझना। जो भी उनके पैनल में जो डिस्कशन करते हैं उनको इतना हे दृष्टि, यानी कि वो सर्वज्ञाता ब्रह्मा है, विधाता है, और बाकी जो पैनल में बैठे हैं उनको कुछ भी नहीं आता है। तो इस तरह का जो विषय है ये पत्रकारिता का विषय है ही नहीं। देखिए, पत्रकारिता अगर मैं बात करूं, पत्रकारिता लोगों, हम बच्चों को गलत शिक्षा दे रहे हैं। मैं एक पत्रकारिता के शिक्षक के नाते मानता हूं कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं एवर्ट रोजर्स डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, हम पढ़ाते हैं हेराल्ड डी लॉसवेल मॉडल, हम पढ़ाते हैं बच्चों को मैथमेटिकल मॉडल ऑफ सैन एंड विल्वरश्रेम। ये पत्रकारिता नहीं है। आज जो हम पाश्चात्य संस्कृति और पाश्चात्य पाठ्यक्रम का अनुकरण करके, और दुर्भाग्य है कि यूजीसी ने अपने पाठ्यक्रम में इसमें संशोधित करना कभी उचित नहीं समझा। आप ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, क्या इसमें कुछ एडिशन सब्जेक्ट में किया गया, नहीं किया गया? कोई एडिशन इसमें नहीं किया पत्रकारिता के क्षेत्र में। दुर्भाग्य से पत्रकारिता अछूता है। मैं आपको मतलब पत्रकारिता को यूजीसी ने देखा ही नहीं। पत्रकारिता को देखा नहीं, पत्रकारिता के नॉमेनक्लेचर को चेंज हुए। जो देखिए, मेरा बैच बीएचयू में 2003-4 का था। उसमें जो बीजेएमसी की डिग्री थी हुआ परिवर्तन इतना ही, जो बीजेएमसी और एमजेएमसी की डिग्री थी उसको यूजीसी ने बीएजेएमसी कर दिया, बीए ऑनर्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, और जो एमजेएमसी थी उसको एमए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन और पीएचडी इन मास कम्युनिकेशन। बस परिवर्तन इतना है, उसी ढर्रे पर सब चल रहे हैं। किसी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। शिक्षक हैं तो इंफ्रा नहीं है, इंफ्रा है तो शिक्षक नहीं है। यूजीसी की पॉलिसियों में कई विसंगतियां हैं, और इन विसंगतियों को अगर हम दूर नहीं करेंगे तो लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ, जो चूंकि पांचवा स्तंभ भी लोगों को शायद बहुत कम ही जानकारी होगी, जो ओपिनियन है। राइट। तो लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ और पांचवा स्तंभ ओपिनियन, ये अक्षुण्ण नहीं रहेगा। लेकिन वो पांचवा स्तंभ जो खड़ा होता है वो भी चौथे स्तंभ की बदौलत नहीं, बदौलत नहीं, ये चारों, जैसे आपने बोला कि भाई जो चौथा स्तंभ है, मतलब फोर्थ पिलर हम बोलते हैं बिल्कुल पत्रकारिता को, तो पत्रकारिता ओपिनियन ही क्रिएट कर रहा है। बिल्कुल, और वो ओपिनियन क्रिएट ही हो रहा है, वो ओपिनियन खड़ा ही हो रहा है उसी बेसिस पर। क्योंकि इसको अखिलेश जी मैं ऐसे देखता हूं कि दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है। अच्छा। चूंकि फ्रांस की क्रांति से ये टर्म आए थे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी, प्रेस और ओपिनियन। तो इसमें मैं पाता हूं कि चौथा और पांचवा जो स्तंभ है दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आज देखिए, अगर सही मायने में पत्रकारिता होती तो हम कृषि पत्रकारिता की बात करते। आप बताइए कि अन्नदाता जैसे कार्यक्रम जो इनाडू टीवी में आता था, और दूरदर्शन का डीडी किसान है, उसको कितने लोग देखते हैं, उसका कितने लोगों तक उसका पैठ है। तो बात यह है कि लोगों ने देखना बंद कर दिया। और एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसे शायद पत्रकारिता एवं जनसंचार जो पूरा सब्जेक्ट है, इसी सब्जेक्ट में एक पेपर आता है एडवर्टीजमेंट, जिसमें हम, और पीआर है, साफ तौर पर हम कहते हैं कि भाई जो दिखेगा वो बिकेगा। बिल्कुल। तो अब जो चीज, और दूसरी चीज हम ये कहते हैं कि पत्रकारिता समाज का दर्पण है, तो समाज में जो हो रहा है वही तो ये दर्पण दिखा रहा है। मतलब अगर मान लीजिए जो चीजें गलत हो रही हैं तो गलत दिखा रहा है, सही हो रहा है सही दिखा रहा है, जो कुछ भी दिखा रहा है। जी जी। अगर लोग पसंद नहीं कर रहे हैं कृषि दर्शन, तो क्या करे कोई दूसरा, कोई जो पत्रकारिता कर रहा है वो जबरदस्ती कृषि दर्शन दिखाता रहे, लोग देखें ही ना, इसमें तो उसका फिर मतलब क्या रह जाएगा। बहुत ही क्षमा के साथ निवेदन करना चाहूंगा, इसमें मेरे दृष्टिकोण भिन्न है जी। कारण यह है कि टेलीविजन जो है सो इडियट बॉक्स से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हम लोग बच्चों को एक मॉडल पढ़ाते हैं, हाइपोडर्मिक निडल मॉडल, जिसमें जो टेलीविज़न आज के, अब देखिए एक साथ एक कॉमन स्पेस में माता पिता भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं, दादा दादी हैं। अब कंटेंट एक के बाद एक बदलता जाता है। हो सकता है कि उसमें अच्छे कंटेंट भी हो, कोई प्रवचन भी हो, अश्लील कंटेंट भी हो, समाचार भी हो, संगीत भी हो, मनोरंजन भी हो। अब उसको कई उम्र वर्ग के लोग वहाँ बैठे हैं।
बच्चे के मन पर अलग प्रभाव डालता है। शक्तिमान आ गया, वो घूमेगा, बच्चा उसका अनुकरण करेगा और गिरेगा। माता पिता के लिए वो अलग है। अगर मान लीजिए उसी समय में कोई ऐसा विज्ञापन आ गया जो बच्चा नहीं देख सकता है और उसमें कामुकता है, तो स्वाभाविक है कि माता पिता भी शर्मा जाएंगे और बच्चा तो पहले शर्मा जाएगा, बुजुर्ग वहां से भाग जाएंगे। तो ये हाइपोडर्मिक नीडल मॉडल की तरह वो इंजेक्ट करता है लोगों के ब्रेन में और लोगों को अपना गुलाम बनाता है कि तुम देखिए, कृषि दर्शन या मीडिया वही दिखाती है जो समाज देखना चाहता है, ऐसा नहीं है। एक दौर था टेलीविजन सबसे लेट में, मतलब दूसरा एंगल हम ये ले सकते हैं कि हम जो दिखा रहे हैं समाज वैसा ही परसीव कर रहा है, समाज वैसा ही परसीव कर रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं एक पॉइंट रखना चाहूँगा। दूरदर्शन भारत में सबसे लेट में आया। 15 सितंबर 1959 उसका समय था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को यह भय था कि युवा पथभ्रष्ट हो जाएंगे, सांस्कृतिक प्रदूषण हो जाएगा, एक नए तरह का इंपीरियलिज्म आ जाएगा, उपनिवेशवाद एक नए तरह की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन आज देखिए कि उसका उपयोग ईएमआरसी में भी तो है, हम शैक्षणिक उपयोग भी करते हैं। अगर आप तमाम देखिए, मीडिया को इस तरह से मैं विभाजित करता हूं कि 60 और 40% का रेशियो है। अगर 40% अच्छे नहीं हैं तो ये देश चलता ही नहीं, लोकतंत्र अक्षुण्ण ही नहीं रहता। मैं ये मानता हूं कि 40% ईमानदार अच्छे पत्रकार हैं, अच्छे न्यूज़ चैनल चल रहे हैं देश में, जो हर चीज़ों में अपना एक वॉचडॉग की तरह ऑब्जर्वेशन रखता है। बाकी 60% को मुझे लगता है कि या तो प्रशांत महासागर में डुबा देना चाहिए क्योंकि इनकी समाज में कोई भी उपयोगिता नहीं है। वो आप लिस्ट देंगे हमें कि वो 60% में कौन कौन से चैनल हैं जिनको प्रशांत महासागर में डुबो देना चाहिए, और 40% में ऐसे कौन कौन है जिन्हें हम बचा करके रखें, सजो करके रखें? देखिए, ये लिस्ट आप चाहेंगे तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन बात ये है कि इनको जनता ही सबक देगी। क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जो क्योंकि आज के समय में देखिए कि जो समाचार चैनल है उनका कोई ना कोई एक फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी है और उसके लिए निरंतर 24 घंटे वो कवरेज करते रहते हैं। सवाल यह है कि हम किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करते हैं तो हम पत्रकार कैसे हैं? हम पत्रकारिता विषयक मुद्दों को तो गौन कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर समाज एक्चुअल में जी समाज उस चीज को अनुकरण कर रहा है। जैसे मान लीजिए मैं अगर किसी ABCD पार्टी का समर्थक हूं तो मैं वही चैनल देखूंगा। मैं अगर भोजन भी कर रहा हूं, आजकल तो लोग किसी व्यवस्था में न्यूज़ चैनल से रूबरू होना चाहते हैं, तो मैं उसी चैनल को देखूंगा, उसी चैनल का TRP बढ़ेगा, है ना, और वही चैनल फिर सबसे तेज भी हो जाता है। जो बहुत ही गलत मैं मानता हूं, ये ट्रेंड गलत है। देखिए, सबसे तेज होने के चक्कर में पत्रकारिता को हमने रसातल में डाल दिया। नहीं, देखिए वो तो TRP का खेल है, सबसे तेज जो बनेगा। आपने बोला कि भाई आजीविका चलानी है, ऐड भी लेना है, विज्ञापन है, बिना विज्ञापन का वो चलेगा नहीं। और शुरुआत भी हुई थी तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उद्देश्य था कि भाई विज्ञापन बोल ले। अब बात ये आती है कि आपने कहा कि कुछ चैनल किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक हैं, है ना, तो आप जो है किस पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक वाले चैनल का समर्थन कर रहे हैं, या कौन सी पार्टी का समर्थन अगर कोई चैनल कर रहा है तो वो सही है? मान लीजिए कोई बीजेपी का समर्थन कर रहा है कोई चैनल, तो वो बीजेपी के लोग कहते हैं ये पत्रकारिता कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि वो दलाली कर रहे हैं, मीडिया हो गए, उनके गोदी में जाके बैठ गए। ठीक इसके उलट हम कर देते हैं। जिस मीडिया चैनल के ऊपर जो मीडिया चैनल जो है कांग्रेस के पक्षधर वाली चीजें दिखा रहे हैं, तो उस पे बीजेपी के जो लोग हैं वो कहते हैं कि भाई वो चाटुकारिता कर रहे हैं। तो अब ये बताइए, ऐसे कंडीशन में हम किसको सही माने, किसको गलत माने, और पत्रकार फिर क्या करे? मतलब किस पोजीशन को, उसको आप पूरा सिनेरियो को देख रहे हैं? फिर आप देखिए, ये इस तरह के प्रश्न कभी रवीश कुमार जी सबसे भी पूछे गए हैं। और वो तो साफ इनकार कर देते हैं कि मैं न्यूज़ चैनल ही नहीं देखता या टेलीविज़न ही नहीं देखता। लेकिन मैं देखता हूं, और उसमें आज का युवा और आज का जनमानस बहुत ही दुर्भाग्य से एक दोषपूर्ण पद्धति को देखने के लिए विवश है। मैं ऐसा मानता हूं। अब जैसे मान लीजिए हम आपके लिए अच्छा कवरेज कर रहे हैं, आपको उसमें हम स्पेस दे रहे हैं, तो निस्संदेह आपके लिए हम अच्छे हैं। दूसरे
उसका सबसे बड़ा मैं ये मानता हूँ कि कारण कि राजनीतिक और पत्रकारिता का जो अंतर्द्वंद रहा या दोनों का जो गठजोड़ रहा, वो समाज के लिए बहुत ही हानिकारक रहा। और ये ट्रेंड मैं देखता हूँ जब से मैंने होश संभाला है और पत्रकारिता का अध्ययन करना शुरू किया। इस विषय पर मैंने काफ़ी रिसर्च भी किए हैं। तो मैंने पाया कि हर चैनल इस चीज़ से नकारता है खुद को कि मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से लगाव है, लेकिन जब एंकर जब चीखती और चिल्लाती है और चीख चिल्ला के ऐसा लगता है कि इसने कहीं ना कहीं से, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन इतना तो डाउट चला जाता है कि कहीं ना कहीं फिक्स है, जैसे मैच फिक्स हो जाता है वैसे आजकल कंटेंट को मैनेज करके कंटेंट को फिक्स कर लिया जा रहा है। सर ये भी तो हो सकता है, मैं दोनों बातें कर रहा हूँ। मैं बीजेपी के फेवर करने वाले चैनल हूँ या कांग्रेस का फेवर करने वाले चैनल हूँ। हो सकता है कि हमारी लाइकिंग किसी मिस्टर एक्स हैं जो लाइक करते हैं बीजेपी को, तो बीजेपी का समर्थन जो चैनल कर रहा होगा वो चैनल उससे बहुत ही पारदर्शिता के साथ उनको देख रहे होंगे, कह रहे होंगे ये सही दिखा रहा है। तो ये पब्लिक का ओपिनियन भी एक सेट हो रखा है कि अगर जो चैनल किसी व्यक्ति के विरोध में नहीं बोल रहा है मतलब उसके साथ है। मैं अखिलेश जी आपके प्रश्न को समझ पा रहा हूँ। हाँ। आप देखिए जो मीडिया चैनल दिखाती है, दुर्भाग्य ये है कि वो जनमत से इत्तेफाक ही नहीं रखती। वो अपना वो तो सेट कर रहे हैं, वो आप माइंडसेट क्रिएट कर रहे हैं। देखिए यूट्यूब पर एक तरफ लाइव टेलीकास्ट होता रहता है, हाँ। दूसरे तरफ गालियों की बौछार होती है। हाँ। आप उसको देख लीजिए। हाँ। जनता कुछ चाहती है, जनता का रिक्वायरमेंट अलग है। सर मैंने तो दोनों चैनल देखे हैं। हाँ। बीजेपी के फेवर करने वाले, कांग्रेस का फेवर करने वाले, दोनों चैनल। जहां कांग्रेस का फेवरिज्म वाला जो चैनल है उस पे बीजेपी के लोग गाली दे रहे होते हैं। हाँ। और जो बीजेपी के फेवर करने वाले चैनल हैं उस पे कांग्रेस के लोग गाली दे रहे होते हैं। अच्छा, ये जो गाली गलौज का जो कल्चर है ना, मैं देखिए, आप जो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का तो मैं नाम नहीं लूंगा। मैं तो नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि देखिए नॉर्मली आपका वो क्षेत्र है, मैं समझ रहा हूं जी। लेकिन मैं ये बताऊं कि अगर कोई अभी सत्ताधीश पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, और उसके पक्ष में अगर कोई चैनल है तो ये समझ लीजिए कि उस चैनल का टीआरपी भी ज्यादा है। एक दो चैनल जो कांग्रेस या किसी दूसरे पार्टी को सपोर्ट करती होगी, उसका टीआरपी भी कम है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये अपने से कंटेंट कर रहे हैं। आप गालियों की बौछार देख लीजिए। ऐसा होता तो जनता उनके लिए लिखती, बहुत ही प्रेज वर्दी वर्ड्स लिखती। जनता का रिक्वायरमेंट है ही नहीं। जो दरअसल पॉलिटिकल पार्टियों ने ये मान लिया है कि चैनल पर आके हम डिबेट कर लेंगे, हो हल्ला और चिल्ला के, ऐसे एंकर ने भी अपने मन में ये भ्रांति पाली है, तो जनता उसको पसंद करेगी। जनता के पास आज फ्रीडम है चैनल को फ्रिक्वेंट बदलने का। दरअसल जनता का रिक्वायरमेंट है ग्रास रूट कम्युनिकेशन। मैं आपको बताऊं, कम्युनिकेशन पर ठीक से रिसर्च हुआ ही नहीं है। हमने गलत पत्रकारिता शुरू से ही सिखाई बच्चों को। हमने कभी नहीं सिखाया कि देवर्षि नारद इस देश के पहले पत्रकार हैं, उनके गुरु भाई पर्वत इस विश्व के दूसरे पत्रकार हैं। हमने कभी बच्चों को भृगु संहिता, नारद संहिता, बृहस्पति संहिता, पराशर संहिता नहीं पढ़ाया। हमने कभी नहीं बताया कि वेदों का ज्ञान मौखिक ज्ञान है, जो श्रुतियों का ज्ञान था, जो गुरु अपने शिष्य को कान में देते थे, इसलिए श्रुतियों के वो ट्रांसफर, वो भी पत्रकारिता है। हमने अभी हम उस टॉपिक पे आएंगे, पत्रकारिता पे आएंगे, बच्चों की पत्रकारिता जो करते हैं उस पर आएंगे जी। एक बेसिक जो आज के समय में जो चल रहा है उसको लेकर के एक सवाल है जी, जो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ दर्शकों के मन में भी आता है। वो ये कि अगर हम जी न्यूज़ की बात करें, मैं ओपनली चैनल का जिक्र कर रहा हूँ, जी न्यूज़ की बात करें तो जी न्यूज़ ने जितनी भी खबरें दिखाई हैं, मोदी जी ने जितनी भी योजनाएं लाई होंगे, जो भी जितनी योजनाएं आई हैं अभी तक, उन सभी योजनाओं में कोई भी योजना जी न्यूज़ को बुरी नहीं लगी। और जब एनडीटीवी में रवीश कुमार जी थे और आज भी जब वो स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं, उन्हें मोदी जी की कोई भी योजना अच्छी नहीं लगी। पर्टिकुलर कोई भी चैनल होता है, मैं दोनों आप समझ गए होंगे मेरी बातें। जी। ऐसा क्या कारण है कि जब कोई चैनल किसी का फेवर कर रहा होता है या किसी के अगेंस्ट में कर रहा होता है तो उसे दूसरी चीज नहीं दिखती? इसे हम क्या कहेंगे? इसका प्रधान कारण है संतुलन का भाव।
मैं ये मानता हूँ कि पत्रकारिता अपने आप में एक संतुलित व्यवसाय है। तो ये उसमें हाँ, तो क्या ये दोनों सही है या दोनों गलत हैं? मैं आपके देखिए, गलत तो दोनों है। मैं दोनों पद्धति को ही गलत मानता हूँ। कारण कि पत्रकारिता में दोनों का दृष्टिकोण, अगर मान लीजिए कोई चैनल है पर्टिकुलर, अगर किसी का वो राग अलापे जा रहे हैं, राग मल्हार, तो अपने आप में वो भी गलत है। क्योंकि अगर उनको सरकार की किसी नीतियों में कोई कुछ भी अगर अंतर्वस्तु विश्लेषण करे और उसमें आलोचनात्मक दृष्टिकोण ना हो, तो अगर आलोचना नहीं होगा, दुर्भाग्य है कि आलोचना करने वाले को तो सरेआम गोली मार दी जाती है। मैं आपको बताऊं, आज का समाज खुद में डरा हुआ है। व्यक्ति प्रश्न करने से घबराता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मुझे याद है कि एक ऐसे ही चौपाल किसी चैनल ने बैठाया था, और उसमें मैं याद कर रहा हूँ, शायद अब नहीं है इस दुनिया में, एक बहुत बुजुर्ग नेता थे, उन्होंने उसका टांग तुड़वा दिया। जस्ट वो चौपाल खत्म हुआ, उस जनता ने कटु सवाल उनसे क्या पूछ लिए, उन्होंने अपने समर्थकों से उनको बहुत बुरी तरह पिटवाया। ये गलत है। लोग सार्थक और सही प्रश्न करने से डर रहे हैं। और जो तमाम ऐसे लोग, अच्छा ये मेरा आपसे प्रश्न है एक, नहीं मैं ये मुझे बताइए, उन लोगों पर सीबीआई, ईडी इनका छापा क्यों नहीं पड़ता? मैं पूछता हूं कि जो सरकार का विरोधी है, जो सरकार का विरोधी चैनल है, या जिसने मुखर आवाज जनता के सामने रख दी, उस पर तमाम मिशनरियों का दुरुपयोग हो जाता है। और जो राग मल्हार गाते हैं वो पाक साफ हैं। हाँ, मैं वही चीज बता रहा हूँ। देखिए, आपने सवाल मुझसे किया, लेकिन मेरा सवाल आपसे था। मैं कह रहा हूँ ये जो दोनों चैनल हैं जी, मैं तो दोनों को गलत मानता हूँ, सीधी सी बात है। दोनों को इसलिए गलत मानता हूँ, कम से कम जी न्यूज को मोदी जी की 100 योजनाओं में से 2 योजना तो गलत लगती। वो ये तो बताते कि 2 चीज, चलो ये खराब है जी, ये खराब है, इन्होंने ये गलत कर दिया, लेकिन मोदी जी की 100 योजनाओं में से 2 योजना भी जी न्यूज को गलत नहीं लगी। पहली बात, एनडीटीवी में जब रवीश कुमार जी थे, रवीश कुमार जी अभी जो स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं, उनको मोदी जी की 100 योजनाओं में से 2 योजना भी अच्छी नहीं लगी। मतलब साफ है कि दोनों जो एक दूसरे चैनलों को एक दूसरे के ऊपर, अभी आज के समय में एक और ट्रेंड सेट हो गया सर यूट्यूब जर्नलिज्म में, वो ये कि जो पत्रकार है, स्वतंत्र पत्रकार, वो चैनलों का बकायदा नाम रख करके, अब सोच के देखिए, क्या रवीश कुमार जी को यह बोलने की आवश्यकता है कि गोदी मीडिया और साथ में थंबनेल लगा देते हैं चैनलों? क्या तो अच्छा, ये भी क्या, ये भी इसका मतलब आप डायरेक्ट लड़ाई लड़ रहे हैं चैनलों से, और जबकि आप भी सही नहीं है। मैं कह रहा हूं आप भी, वो भी सही नहीं है। अब अभी कोई भी व्यक्ति हो, कुछ भी ऐसा ही कर रहा है। और आप जो प्रश्न पूछ रहे थे, हम कह रहे हैं कि जो अपोजिशन होती है, देखिए सर, जब जिसकी सरकार होती है, ये तो खैर राजनीतिक व्यक्ति जवाब देगा, मैं इसका जवाब क्या दूंगा। अगर नॉर्मल कन्वर्सेशन की तरह से हम देखें, तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में जो लोग पावरफुल हैं, जो भी हो, और जिसका भी शासन रहा है, जब भी किसी का शासन रहा है ना, वो सोच के देखिए कि कृपालू महाराज जी को मारा गया। अब ऐसे एग्जाम्पल दिया जाता है, अगर आप महाराष्ट्र की बात करेंगे, पालघर में वो घटना हुई, एग्जाम्पल दिए जाते हैं अलग अलग कंडीशंस में। तो होता क्या है कि जिसकी सरकार रहती है, वो दूसरे वाले दल के लोगों को या अपने दुश्मनों को वो डाउन करने की कोशिश करती है। बीजेपी की सरकार रही हो या कांग्रेस सरकार रही हो या किसी भी, मैं कह रहा हूं जो भी सरकार रही, वो अपने, क्योंकि राजनीति में सीधा एक चीज मैं समझता हूं लोग सीखते हैं कि राजनीति कैसे हम राज बरकरार रख सकते हैं, वो नीति अपनाओ और अपने आप को सुरक्षित बना करके रखो। और ये फिलहाल मैं फिर से कह रहा हूं, ये पॉलिटिकल लोगों का जवाब है, पॉलिटिकल लोग अपना रख देंगे। आप किसी बीजेपी लीडर से पूछेंगे, मैं उनको बैठा दूंगा तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक चैनल बहुत ही गर्व के साथ बोलते हैं हाँ, कि मैं भूत प्रेत जादू टोना मंत्र तंत्र दिखाता हूं, हाँ, इसीलिए भारत में दूसरे नंबर पर हूं। ये दुर्भाग्य और विडंबना है। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि एक आदर्श था पत्रकारिता का। मुगलों के समय में भी जो पत्रकार थे उनको वाक्यानवीस कहा जाता था। वाक्यानवीस, राइट। पत्रकारिता का जो प्रतिमान है, मूल प्रतिमान, उसमें देखिए, गोदी पत्रकारिता शब्द अपने आप में मैं गलत मानता हूं। मैं इसका समर्थक नहीं हूं। एक पत्रकार बिरादरी अपने ही बंधु को नीचा दिखाए, इसको मैं बिल्कुल ही कतई सही नहीं मानता। दूसरी बात है कि मैं तो आलोचक हूं और सरकार की कई नीतियों की आलोचना भी करता हूं और प्रशंसा भी करता हूं। एक प्रधानमंत्री के रूप में माननीय मोदी जी का सबसे बड़ी उपलब्धि ये रहा कि उन्होंने कभी भी आलोचना को दबाया नहीं।
ये मेरा एक निष्पक्ष ऑब्जर्वेशन, मैंने जब से उनका कार्यकाल देखा। और हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने भी उनका तंत्र भी मिशनरी का दुरुपयोग किया। राहुल गांधी के जो मूल व्यक्तित्व थे, उस व्यक्तित्व से उनको भटका देना, ये कांग्रेस भी की दोनों पक्ष से रहा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के शासनकाल में पत्रकारों का आवाज सही रहा, संतुलित रहा, ऐसा मैं मानता हूँ। अब रवीश जी को अगर कोई या किसी पर्टिकुलर पत्रकार को सरकार के सारे काम अच्छे लगते हैं या रवीश जी को सारे काम बुरे लगते हैं, तो फिर ये तो पत्रकारिता रही नहीं ना। हाँ, मैं वही, पत्रकारिता शून्य हो गई यहाँ पर। हाँ। दिक्कत यह है कि पत्रकार अपने आप को सर्वे सर्वा मान बैठा है। मैं आपको बताऊं, मैं भी पत्रकारिता का शिक्षक हूं, बिल्कुल। लेकिन मैं बच्चों में वही आदर्श बोता हूं कि आप सर्वे सर्वा नहीं हो। यू आर जस्ट अ मीडिएटर, मतलब आप बस सूचना ले रहे हैं और बिल्कुल, सूचना आप दे रहे हैं। बिल्कुल। हाँ। कई बच्चे मुझसे प्रश्न करते हैं कि सर समाज सुधारक हैं हम। आप कतई समाज सुधारक नहीं हो, आप कैटालिस्ट हो। आपके रिपोर्ट से समाज में सुधार होता है। आप क्रांति के और आप एक नए सूत्रधार के सूर्योदय और वाहक हो, आप समाज सुधारक नहीं हो। दरअसल यही भ्रम हमारे कई पत्रकार बंधु पाल चुके हैं, जिसमें कई नाम है। आप रवीश का ही नाम हम लोग रेफर नहीं कर सकते, तमाम नाम है इसमें, जिन्होंने अपने आप को समाज सुधारक और एक होता है कि एक अवतार के रूप में पत्रकारिता के जगत में अपने आप को मान लिया है। स्वघोषित स्वयंभू, हाँ, वही स्वयंभू, वही स्वयंभू, स्वघोषित स्वयंभू, स्वघोषित स्वयंभू महामंडलेश्वर आप कह सकते हैं। हाँ। जो पत्रकारिता के लिए घातक है। मतलब ये सोचने वाली बात है कि अगर पत्रकारिता में महामंडलेश्वर का पद मिलता तो किसे किसे मिलता, किसे किसे लोग देते, वो बात की बात। निस्संदेह जितने यूट्यूबर हैं सब महामंडलेश्वर का पद भी पा लेते हैं। और दूसरी बात है और कि स्वयं बनाते, है ना, स्वयं बनाते हैं। दूसरी बात है कि जो चैनल हैं, जो चाहे वो सबसे तेज होने का दंभ भरता हो या आपको रखे आगे का दंभ भरता हो, मैं ये मानता हूं कि उन पर कभी भी सीबीआई का छापा नहीं पड़ा, ईडी उन पर रेट नहीं डालती है, उनको गिरफ्तार नहीं करती है। मैं मानता हूं कि ये किस तरह की पत्रकारिता और कैसी दशा और दिशा की तरफ समाज जा रहा है। पत्रकारिता का चैनल आज मशरूम की तरह खुल गया है। उसमें आप देखिए कि जो चैनल नहीं चलता है वह तमाम तरह के विज्ञापन, नापतोल और क्या क्या वो चलाते रहता है। उससे लोगों का कहाँ भला होने वाला है। सास, बहू और साजिश जैसे विषय समाचार के हैं कहाँ। हमने कितने अनर्गल और कई ऐसे प्रलापों को अपने कार्यक्रमों के पैकेज में शामिल कर लिया जिनकी आवश्यकता नहीं थी। क्या भारत में कंटेंट जनरेशन, एकता कपूर ने सर आपको नहीं लगता नया रिवॉल्यूशन किया था? देखिए, मैं ये मानता हूं कि जो मतलब भी एक नई क्रांति थी, मतलब लोग घर बैठकर धारावाहिक देखते थे सर। प्रयोग सफल नहीं रहा। मैं ऐसा मानता हूं कि जो प्रयोग उन्होंने किया उसको भारतीय जनमानस बहुत टीआरपी मिली उन्हें, बहुत पैसा कमाया सर। टीआरपी अलग विषय है, टीआरपी भी मिली, पैसा भी बहुत बनाया। टीआरपी अलग विषय है। एक वर्ग उसको प्रशंसा जरूर करता होगा, लेकिन अभी भी आप जाइए तो दलित प्रेस का कहीं चर्चा नहीं होता, दलित पत्रकारिता कहीं नहीं होती। गांव, आज भी हमारा गांव ब्राह्मण टोला, दुसार टोला, मुसलमान टोला, इन सब में विभाजित होता है। भूमिहारों का अलग टोला, उसमें समाज के जो हाशिए के लोग हैं उसकी पत्रकारिता कहाँ है, विकास पत्रकारिता कहाँ है, ग्रास रूट कम्युनिकेशन कहाँ है, रूरल कम्युनिकेशन कहाँ है। हमारा फोक मीडिया तो मर गया। आज के डेट में देखिए, जो हमने निम्बूरा जैसे गाने निकाल दिए, उनकी कला और संस्कृति को हमने हाईजैक कर लिया। ढोली तारो ढोल बाजे, इस तरह के गाने, शब्दावली और बोल आ गए। जो चीज़ें रामलीला, कृष्ण लीला के माध्यम से हम दिखाते थे, पल्स पोलियो अभियान हो, चाहे उसमें कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस के जो संदेश छिपे होते थे, जो हम दिखाते थे, आज के डेट में जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसको नहीं कर पा रही है। अब मैं आपको बताऊं कि मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं लगता बहुत फास्ट काम कर रही है? वो तो देखिए, मतलब मान लीजिए अगर कोई सांस्कृतिक कोई कार्यक्रम करना हो, उसके लिए तो एक दिन पहले सूचना जाएगी, लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, फिर वो कार्यक्रम होगा, फिर लोग सुनेंगे, फिर समझेंगे। आज के समय में तो त्वरित इन्फॉर्मेशन भेजिए कि भाई पल्स पोलियो का डेट यहाँ पे लगा हुआ और आदमी वहां पे पहुंच रहा है। तो अभी टेक्नोलॉजी से तो वो चीजें बढ़ गई हैं और आप कह रहे हैं कि हम जो है पुराने जमाने में जाकर के वो चीजें लेकर के आए। मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ। एक चैनल है उस चैनल ने एक साहित्य सम्मेलन अभी बुलाया है। मैं पूछता हूँ कि साहित्य, कला और मनोरंजन ये तो फ्री होना चाहिए।
उसमें आप टिकट लेते हैं और उसमें तमाम 1 महीना पहले से आप प्रचार शुरू करते हैं और फिर उसमें किराए के भाड़े के लोगों को बैठा के तालियां बजाई जाती है। उसमें तथाकथित अधकचरे ज्ञान वाले साहित्यकार आके गलत सलत साहित्य उसमें बाँच के चले जाते हैं। तो ये भी एक कल्चरल पॉल्यूशन है, मैं इसको कतई सही नहीं मानता। ये कल्चरल पॉल्यूशन है। कल्चरल पॉल्यूशन है। इवन जर्नलिज्म जो आज हम बच्चों को दे रहे हैं, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस जर्नलिज्म, ये भी एक तरह से कल्चरल पॉल्यूटेड मैनिपुलेटेड जर्नलिज्म है। हम भला नहीं कर रहे हैं। दरअसल आप देखिए कुरुक्षेत्र के मैदान में अगर मैं कई बच्चों से प्रश्न करता हूं कि बताइए सबसे पहला कम्युनिकेटर कौन था जिनको आप आदर्श मान सकते हैं, जो सबसे बड़े पूरे अखिल ब्रह्मांड के सबसे बड़े बच्चे जवाब नहीं दे पाते। जबकि यथार्थ है कि जितने कम्युनिकेशन मॉडल हैं भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा दिए गए हैं। जब द्रोणाचार्य जी का वध करना था उस समय में अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो, ये महाभारत के कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण जी का दिया हुआ था। आज तक उनसे बड़ा कम्युनिकेटर नहीं हुआ। बच्चों को हम ये नहीं पढ़ाते, बच्चों को हमने एक गलत ही शिक्षा अच्छा मॉडल और थ्योरी पत्रकारिता के हैं, उसका क्या लाभ है? मेरे जीवन में कोई लाभ नहीं हुआ। मॉडल थ्योरी पढ़ करके, मॉडल थ्योरी पढ़ के मैं इतना ही करता हूं कि और बच्चों को ट्रांसफर कर देता हूं कि आप भी मॉडल थ्योरी पर रिसर्च करो। लेकिन ये बताइए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितने मॉडल बने, जितने थ्योरीज बनी, और सेकंड वर्ल्ड, ये ट्रांजिस्टर बेस्ड थे। टेलीविजन पर रिसर्च बहुत कम हुआ। न्यू मीडिया, डिजिटल मीडिया पर रिसर्च ना के बराबर हो रहा है। इन सब चीजों में लोगों को अमेरिका से निकला इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे, हमने उस पर कनाडा से निकला रेडियो रूरल फोरम। सर मैं यही तो कह रहा हूँ सर कि मान लीजिए ये सारी जो भी थ्योरीज हैं और जो भी मॉडल्स हैं वो पढ़ के अगर कोई फायदा नहीं हो रहा है तो ये विश्वविद्यालयों में पढ़ाए क्यों जा रहे हैं? मैं वही तब से जो आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो मेरा पक्ष है, मैं इन सारे चीज़ों का निष्कर्ष यही मैं रखना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में संशोधन की आवश्यकता है। कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ने से, किन शब्दावलियों को पढ़ने से पत्रकारों की ट्रेनिंग होगी। आज देखिए, आज मशरूम की तरह बिना डिग्री धारक ऐसे पत्रकार हैं हमारे समाज में जिनके पास एक माइक और एक कैमरा, और उन्होंने ये मान लिया, भ्रम पा लिया कि वो कुछ भी, इवन उगाही के धंधे मेरे नज़रों से गुजरा है, वो धमका के कुछ उगाही भी कर लेते हैं। मंत्री से, मैं उस चैनल से हूँ, मैं फलां से हूँ। दरअसल हमने बच्चों को उसी तरह का माइंडसेट तय कर दिया है कि पत्रकारिता पढ़ोगे तो तुम्हारे अंदर एक पावर एक्युमुलेशन आ जाएगा, जबकि पत्रकारिता पावर एक्युमुलेशन का चीज ही नहीं है। मैं जो बताना चाहता हूं कि पावर एक्युमुलेशन एक अलग चीज है। आप जब बड़े पत्रकार हो जाएंगे, बाबूराव विष्णुराव परारकर का नाम कितने पत्रकारिता की पीढ़ी जानते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी पावर एक्युमुलेशन, आज अखबार को अभी भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। 1920 का अखबार, और परारकर जी को सम्मान के साथ नाम हम लोग लेते हैं। कभी उन्होंने नहीं कहा कि मेरा नाम सम्मान से लो। पावर एक्युमुलेशन खुद ब खुद आता है जब आप समाज को देंगे। एक जनता जब ये देखती है कि ये पत्रकार समाज के लिए अच्छा कर रहा है तो नतमस्तक हो जाती है और उनको बहुत ही अपने इष्ट की तरह देखती है। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं रवीश हूँ या मैं ये अभिसार हूँ या ये ABCD हूँ। ये तो सत्य है कि इंसान का कर्म जो है, कर्म कर रहा है, उसका जो रिजल्ट आ रहा है, परिणाम आ रहा है, इसके बाद जनता देख रही होती है, उसको रिवार्ड मिल रहा होता है। ये जो आपने कहा कि बात सत्य है कि हमें बताने की आवश्यकता नहीं, हमारे पास पावर है। जो चीज़ होगी वो ऑटोमेटिक दिखेगी, हमें कहने या बताने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन सर अब बात तो ये है, उस पॉइंट पर आते हैं, इतनी सारी समस्याएं हैं, इतनी प्रॉब्लम, मतलब वो एक तो आपने बोला कि मशरूम की तरह, आपने शायद बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया, अदरवाइज कुछ लोग कुछ और भी वर्ड यूज़ करते हैं। तो खुल गए हैं, पत्रकारिता लोग कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि फिर पत्रकारिता पढ़ा जाए ना पढ़ा जाए, पत्रकारिता का कोर्स बच्चे करें ना करें, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति है तो भविष्य तो बनने से रहा किसी का, बनेगा नहीं, या कोई संभावनाएं बची हैं कुछ? देखिए, अगर हम सकारात्मक विचार रखें तो संभावना ही संभावना है। अभी मैं ये मानता हूँ, जैसे मैंने मीडिया को विभाजित किया 40 और 60 के रेशियो में, वैसे मैं अध्ययन अध्यापन को भी उसी रेशियो में मानता हूँ। जरूर कुछ अच्छे अध्यापक हैं जो कहीं ना कहीं अच्छा अध्यापन कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि पढ़ाते वही हैं।
वही विषय वस्तु पढ़ाते जो सिलेबस में है। हाँ, मतलब जो चीज आपने, मतलब वही है कि जो चीज आपने पढ़ी वही चीज पढ़ाई है, जो चीज उनको पढ़ाई गई थी वही चीज लेकिन वो लेकिन ट्रांसफर कर रहा मैंने डॉक्टर बलदेव राज गुप्त से जो पत्रकारिता पढ़ी, है। वो सिलेबस की पत्रकारिता थी ही नहीं। हम्म, उन्होंने कहा कि दो चीज़ें वो बताते थे कि देखो सिलेबस अगर मैं पढ़ाऊंगा तो पत्रकार नहीं बन पाओगे, पत्रकारों की ट्रेनिंग होती है। मैं उसी मुद्दे पर हूं कि जो अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में है वो अपने तमाम अनुभव साझा करे अपने विद्यार्थियों के मध्य, उनको जीवन का उतार चढ़ाव बताए, उनको भारत के महान गाथा को बताएं, किस तरह हम सोने की चिड़िया से सोने की चिड़िया का एक एक पंख झड़ता गया, क्या दौर रहा, क्या से क्या हम हो गए। और आज के समय में पत्रकारिता का व्यवसाय, मैं तो ये मानता हूँ कि पत्रकारिता के व्यवसाय का जितना महिमा मंडन आज के दौर में देखिए कि अगर चैनल के अगेंस्ट में कुछ बोल दे आके तो चैनल उस पर हावी हो जाता है, उस व्यक्ति विशेष पर, कि आपने इस तरह का बात क्यों बोला, हमारे चैनल पर क्यों बोला। मैं पूछता हूँ कि चैनल में आलोचना सहने की शक्ति क्यों नहीं है? आलोचना तो किसी का भी हो सकता है, ये लोकतंत्र है। और मैं देखता हूँ कि तमाम ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी की इतनी आलोचनाएं होती हैं फिर भी वो सहज हैं। मैं यहाँ किसी दल विशेष या किसी व्यक्ति विशेष का पैरोकार नहीं हूँ, लेकिन जिस व्यक्ति में जो गुण है वो बोलना पड़ेगा। आप देख लीजिए, महामहिम है, महामहिम को आलोचना की श्रेणी में आप नहीं ला सकते, लेकिन उनकी भी आलोचना होती है, सहज है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अगर एक डॉक्टर पर हमला होता है तो पूरे डॉक्टर धरना पर बैठ जाते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि उस व्यक्ति में क्या बुराई था। अगर कहीं कैंसर है तो हम क्या करते हैं, उस पार्ट को हम हटा देते हैं। अगर पत्रकारिता में कुछ गलत लोग आ गए हैं, कुछ गलत लोग गलत प्रचार प्रसार दुष्प्रचार करें इस व्यवसाय का, तो क्यों ना हम या तो उनको मुख्य धारा से हटा दें, उनको समर्थन करना बंद। गाइडलाइन बननी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रॉपर गाइडलाइन हो गया तो शायद बेहतर होगा। अभी तक कोई भी ऐसा कोई मॉडल भारत सरकार के पास नहीं है जिससे कि ये तय किया जा सके कि पत्रकार है कौन। मतलब आप यूट्यूब चैनल खोल करके या पोर्टल बना करके ब्लॉग लिख करके आप बोलते हैं हम पत्रकार हो गए, तो वो जबकि सरकार ने हमें रजिस्टर नहीं किया। आप मतलब एक सिस्टम नहीं बनाया। पीआईबी अलग है, आरएनआई अलग है, एक वो प्रोसेस दे रहे हैं कि आप अखबार निकालो, आप जो है मैगजीन निकालो, आप सेटेलाइट चैनल खोलो, आप रेडियो स्टार्ट करो। लेकिन सोशल मीडिया जर्नलिज्म के लिए अभी तक, जबकि कई बार मैं देखता हूं कि बहुत बड़े बड़े नेता इस बात को लेकर कहते हैं कि सोशल मीडिया पे अंकुश लगाने की आवश्यकता है, सोशल मीडिया पे ऐसा करने की आवश्यकता है, या सोशल मीडिया गलत कर रहा है। मतलब वो कंसीडर कर रहे हैं, उसके एग्जिस्टेंस को वो महसूस कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई गाइडलाइन नहीं बना रहे हैं। देखिए, इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि 1951 में प्रथम प्रेस आयोग पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था जी। जस्टिस जे राजाध्यक्षा उसके अध्यक्ष थे। फिर द्वितीय प्रेस कमीशन बना, कांग्रेस इमरजेंसी लेके आई, वो भंग हुई। फिर दूसरी मोरारजी देसाई जी के सरकार में आई, और इस बीच में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भी बना। दुर्भाग्य ये है कि पत्रकारिता विषयक नियमों को, एडिटर्स गिल्ड भी हमारे यहाँ है, ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, हमने कभी भी, क्योंकि हम हमेशा अपने आप को, अगर मान लीजिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने किसी पर सम्मन जारी किया, कार्रवाई भी की, तो लोग अपने आप को इतना महिमा मंडित करते रहे, अखबारों की शक्तियाँ इतना दिखाते रहे कि एजेंसियाँ चुप हो जाती हैं जो पत्रकारिता विषयक है, और उसमें किसी भी नियम कानून का कायदे से कभी भी पालन नहीं किया गया। इवन वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट है, आज देखिए पत्रकार हाशिए पर पड़ा हुआ एक ऐसा व्यक्ति है, लाचार व्यक्ति, जिसके नाम पर ना कोई पेंशन है, ना कोई मेडिकल है, ना कोई मैटरनिटी लीव उसको ठीक से दी जाती है। महिलाओं को रात में लेट नाइट अगर जॉब है तो पिक एंड ड्रॉप की कहीं कहीं फैसिलिटी भी ठीक से नहीं है। पत्रकारों को ना सरकार की तरफ से ठीक से संरक्षण है। कुछ ऐसे पत्रकार जो सरकार का प्रशस्ति गाते हैं, जो उनके चार्टर विमान में घूमते हैं, तो उनके लिए कई तमाम सुविधाएं हैं सरकारी पत्रकार के नाम पर। बाकी आप देश के तमाम पत्रकारों में भी एक तरह की निराशा है। मैं आपको बताऊं, देश में बेरोजगारी इतना बढ़ा है, और सोशल मीडिया ने उनको एक मंच दिया कि मैं भी एक पावर एक्यूमुलेशन, एक पावर केंद्र बन सकता हूं। मैं यूट्यूब चैनल चला के एक ऐसे व्यवसाय में मैं प्रवेश कर सकता हूं जिसमें मुझे नेम और फेम दोनों मिलेगा। यहीं से विकार शुरू होता है, और यही विकार पत्रकारिता जगत के लिए हानिकारक होता है।
अब उसके चक्कर में लोगों ने अपने चैनल खोल लिए और क्वालिफिकेशन क्या है, मैट्रिक है। मैट्रिक या पास होंगे, फेल होंगे, इंटरमीडिएट होंगे, सही से ग्रेजुएशन भी नहीं होंगे, और होंगे भी तो पत्रकारिता का डिग्री धारक नहीं होंगे। अब सवाल यह है कि मैं तब से जो शिक्षा पद्धति है उसकी मैं आलोचना कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी डिग्री क्यों आवश्यक है कि आप किसी अच्छे संस्थान से जुड़ते हैं तो उसमें जरूर आपको एक दो अच्छे ऐसे गुरु, ऐसे पथ प्रदर्शक मिल जाएंगे जिनके सानिध्य में आप पत्रकारिता सीख सकते हैं। अब देखिए, डॉक्टर प्रभाष जोशी जिनका नाम लिया, पत्रकारिता में एक विश्वविद्यालय थे। मैं आईएमसी गया था तो उस समय में आनंद प्रधान जी, इतने सटीक सधे हुए विद्वान, वर्तिकानंदा उस समय में थी जो आजकल कारागार के लिए के उत्थान के लिए कैदियों के लिए काम कर रही हैं। तो कई व्यक्ति पत्रकारिता के स्वयं में विश्वविद्यालय हैं, उनके सानिध्य में पत्रकारिता सीख सकते हैं। आजकल तमाम संस्थान वैसे भी गेस्ट लेक्चर से काम चला रहे हैं और उनके पास अपने मूल रिसोर्सेज का अभाव है। तो इसलिए डिग्री की आवश्यकता नितांत है, डिग्री लेना चाहिए। डिग्री आपको अनुशासन देता है। जब आप किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते हैं तो आप उस विश्वविद्यालय के मूलभूत अनुशासन में आ जाते हैं, क्योंकि आज आप अनुशासन में हैं नहीं, इसलिए लोग निरंकुश हैं। जो मन हो वो छाप रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। चलिए, एक अभी हम पत्रकार, बस आखिरी हमारा सवाल यही होगा कि पत्रकारिता में भविष्य है भी या नहीं है, या पूरा ही अंधेरा है, एक बात। लेकिन चूंकि आपने कहा पत्रकारिता प्रोफेशन, पत्रकारिता व्यवसाय, आपने कहा नहीं होना चाहिए या कई बार होना चाहिए। सवाल यह है, हम पत्रकारिता को माने क्या? गांधी जी का स्टेटमेंट है कि जर्नलिज्म इज अ सर्विस, पत्रकारिता सेवा है। और जबकि जितने भी विश्वविद्यालय हैं वहाँ पढ़ाया जाता है एज अ प्रोफेशनल कोर्स, व्यवसायिक कोर्स की तरह से पत्रकारिता को पढ़ाया जाता है। अगर ये व्यवसायिक कोर्स है तो हमेशा सेवा माने कि ना माने? फिर देखिए, पत्रकारिता व्यवसायीकरण तो 60 के दशक के बाद से तीव्र गति से होने लगा जी। पत्रकारिता, हम लोग अगर पत्रकार, मेरे बाबा बताते थे कि पत्रकार किसको बोलते थे? जो कुर्ता पैजामा, फटा चप्पल और झोला, तो पत्रकार वो होते थे। और लेकिन जब वो थाने जाता था तो थानाधिकारी भी हिल जाता था। उसकी ईमानदारी की वो ताकत थी। पत्रकारिता व्यवसाय निसंदेह हो गई है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पत्रकारिता भी तो जाता है सर एज अ प्रोफेशनल कोर्स, एज ए प्रोफेशनल कोर्स ही पढ़ाया जाता है। लेकिन उसकी ना नियमावली है, ना सिलेबस को हमने आदतन किया, मॉडिफाइड भी नहीं किया है। ये एक पक्ष है। लेकिन मैं जिस नज़रिए से पत्रकारिता को देखता हूँ, पत्रकारिता एक आग है, पत्रकारिता एक ऊर्जा है, पत्रकारिता एक जिजीविषा है, पत्रकारिता वो प्यास है जिससे हम समाज के पिछड़े और हाशिए में पड़े लोगों की आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। हम बच्चों को बताते हैं कि जेम्स ऑगस्ट हिकी ने, भले ईस्ट इंडिया कंपनी का था, लेकिन उसने कहा वी आर ओपन टू ऑल बट इन्फ्लुएंस्ड बाय नन। उसने कहा डेयर टू बी डिफरेंट। अगर कोई मुख्य धारा की तरफ से बह रहे हैं तो मुख्य धारा के विपरीत जाना पत्रकारिता है। बिल्कुल। हम अंधभक्ति की तरह किसी को अनुसरण ना करें। मैं बच्चों को यही सिखाता हूं कि पत्रकारिता क्या है। अगर 4 लोग 10 लोग किसी एक दिशा में जा रहे हैं और सरकार का गुणगान गा रहे हैं, 10 चैनल हैं, तमाम मिलकर सरकार का गुणगान, कोई एक ही दिया है, एक ही दीपक है, एक ही मसाल है, एक ही चैनल है, एक ही अखबार है, अगर वो गुणगान गा रहा है, अगर वो तटस्थ है, अगर वो समालोचना में है, ना आलोचना कर रहा है, ना प्रशंसा कर रहा है, उसका संतुलित दृष्टिकोण है, तो वही मसाल, वही लौ पत्रकारिता है और आपको उसी का अनुसरण करना है। और भारत कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान देश की पत्रकारिता भी उसी तरह की होनी चाहिए। हमने पत्रकारिता 20% लोगों के लिए अभी रिजर्व रखा है। चलिए, अब ये बताइए कि भविष्य का क्या मतलब? बच्चे फिर जब आप चूंकि प्रोफेसर हैं, आप बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, तो बच्चे फिर पढ़ाई करें कि ना करें? भविष्य है भी उनका कि नहीं है? बिल्कुल है, पत्रकारिता में उनका भविष्य है और अच्छे शिक्षक के सानिध्य में है, अच्छे संस्थान में है। अब ऐसे नहीं कि मशरूम की तरह संस्थान खुले हैं और उसमें पत्रकारिता विषयक जो हैं सो जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है। हमें यहाँ प्रश्न ये है कि हम बच्चों को अगर देंगे, सारी फैसिलिटी, सारी व्यवस्था देंगे,
तभी बच्चा लोकतंत्र के लिए कुछ लिख पाएगा, कुछ पढ़ पाएगा, लोकतंत्र को अक्षुण्ण रख पाएगा। बात यहाँ मेरा पॉइंट ये है, अगर हम बच्चों को सही रूप से प्रशिक्षित नहीं करेंगे तो बच्चा लिखेगा पढ़ेगा क्या? और जब संतुलित और सत्य लिखेगा नहीं, सत्य निष्ठा नहीं होगी, तो लोकतंत्र जो हम लोग, अमेरिका दंभ भरता है कि हमारा लोकतंत्र सबसे शक्तिशाली और प्राचीन है। दरअसल वैशाली के लक्ष्मी गणराज्य में भारतवर्ष का लोकतंत्र और उतना प्राचीन अजातशत्रु के समय से जो लोकतंत्र है वो अक्षुण्ण नहीं रह पाएगा, और दुर्भाग्य से इसका पतन हम अपने आंखों के सामने या हमारी पीढ़ी देखेंगे। इसीलिए इंफ्रा डेवलप करना, बच्चों को अच्छा सिलेबस देना, स्वदेशी सिलेबस देना, बच्चों को अपने महापुरुषों के बारे में पढ़ाना। पत्रकारिता में एक से एक महापुरुष हैं, एक से एक संहिता है, एक से एक अरण्यक हैं। जितने हमारे उपनिषद और पुराण हैं ये पत्रकारिता की ही गाथाएं हैं। हमने उसको भिन्न कर दिया, हमने मैथोलॉजी को अलग कर दिया, तब पत्रकारिता का निस्संदेह भला होगा और विद्यार्थियों को भी एक सार्थक दिशा हम देंगे। और जो तमाम चैनल हैं जो अपने आप को सही में, चार्ल्स डाना ने 1882 में कहा था, When dog bites a man, it's not a news, but man bites a dog, it's a news. तो कुत्ता और आदमी और वॉच डॉग, पत्रकारों ने अपने आप को सही में वॉच डॉग ही मान लिया है। ज़्यादातर पत्रकार, मैं ईमानदार पत्रकारों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो हैं तो पत्रकारिता अक्षुण्ण है। मैं पूछता हूँ कि पत्रकार कुत्ता क्यों है, पत्रकार प्रहरी क्यों है, वॉच डॉग क्यों है? इस मानसिकता से पहले निकलिए, सबसे तेज होने की मानसिकता से निकलिए, तो फिर सही पत्रकारिता इनडायरेक्टली सर कई बार जो है सबसे तेज कौन सा चैनल है ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मैं समझता हूँ कि जो भविष्य में हम जब आगे सर के साथ बैठेंगे तो उन विषयों को चर्चा भी करेंगे जो चर्चा जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और आपके अंदर एक डर बैठा होगा, आपने जो बताया जो है कि ये सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से बच्चों के मन में डर ये जरूर होगा कि हम पत्रकारिता करें भी कि ना करें। ना डरने की आवश्यकता नहीं है, निस्संदेह भविष्य बनेगा कि नहीं बनेगा, कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे, जीवन चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे। मैं यहाँ डर पैदा करने के लिए नहीं हूँ। मैं आपके भीतर का डर निकालने के लिए हूँ, क्योंकि आज के तमाम बच्चों के मन में ये है कि पत्रकारिता में हम आएंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा। देखिए, अगर कमाने के दृष्टिकोण से बात करूं तो कमा सभी रहे हैं, लेकिन मेरा आपको देश की मुख्य धारा से जोड़ना है। मैं आप में राष्ट्रभक्ति ओतप्रोत करके जगाना चाहता हूं। मेरा पत्रकारिता के आदर्श कुछ अलग है। मैं चाहता हूं कि आप धनोपार्जन भी करें, आप व्यावसायिक भी बने, लेकिन राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए कहाँ कवरेज करना है, कहाँ नहीं करना है, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। किनसे बहस करना है, किनसे नहीं करना है, अपने स्टूडियो में गेस्ट को बुलाकर और उनसे तमाम विषयों पर उलझ जाना, उनको नीचा दिखा देना और अपने चैनल का महिमा मंडन कर देना, ये भी पत्रकारिता मैं नहीं मानता। मेरा दृष्टिकोण है जो हमारे नवोदित बच्चे हैं, इसमें बच्चों इससे नेक, इससे अच्छा व्यवसाय कुछ भी नहीं है। आप इसमें जमीन से लेकर गगन तक जा सकते हैं और पैसा का इसमें अंबार है, लेकिन उसके साथ अपनी नैतिकता, अपनी ईमानदारी को बनाए रखिए। और स्किल चाहिए, स्किल डेवलप करेंगे। जैसे सर ने बार बार ये बात कही कि प्रशिक्षण की आवश्यकता है, ट्रेंड होने की आवश्यकता है। अगर आप ट्रेंड हो जाते हैं, ट्रेनिंग अगर आपके पास है और प्रॉपर सही तरीके से ट्रेनिंग है तो निश्चित तौर पर आप अपने इस पूरे क्षेत्र में बहुत बेहतर, बहुत बढ़िया कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि प्रोफेसर रमेश चंद्र पाठक जी ने जितनी बातें कहीं, अगर उन बातों में से कहीं भी आप थोड़ा से भिन्न है, आपका मत अलग हो सकता है, क्यों सर? बिल्कुल मत अलग हो सकता है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। और कोई प्रश्न अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर कीजिए। जो आप प्रश्न करेंगे निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूँ कि वो प्रश्न लेकर के हम आपसे ज़रूर चर्चा करेंगे और उसका जवाब भी लेंगे ताकि आपको समझ में चीज़ें आएँ। तो देखते रहिएगा दोस्तों आप द न्यूज़ वाला नेटवर्क। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे पूरे इस एपिसोड के बारे में, वो आप कमेंट सेक्शन में हमें प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिए। और आपने जो समय दिया सर हमें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।